नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट नंबर 025859 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो सेंटेंस है इसमें कहा है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर इन। दिए गए वाक्य के कौन से भाग में एरर है, गलती है। कह रहा है प्रोवाइडिंग शी विल स्टडी हार्ड शी विल पास द एग्ज़ाम। कह रहा है कि यदि वह अच्छे से अध्ययन करे, मेहनत से पढ़ाई करे, तो उसे ज़रूर परीक्षा में सफलता मिलेगी या वो परीक्षा पास करेगी। दोस्तों, ये जो सेंटेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस का काम क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों कंडीशन बताता है, शर्त, और उस कंडीशन का एक रिजल्ट, परिणाम। अब यहाँ कंडीशन ये है कि वो मेहनत से पढ़ाई करे और उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो परीक्षा पास करेगी। अब यहाँ दोस्तों ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, ये कौन से टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है? ओपन कंडीशनल। हमारे पास 5 टाइप के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं: ओपन कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल। दोस्तों, ये जो है आपका ओपन कंडीशनल, इसमें जो हमारी कंडीशन होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। जो हमारी कंडीशन होती है वो किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट सिंपल में। और जो इसका रिजल्ट होता है, परिणाम, वो किस में लिखा जाता है? वो या तो मॉडल सिंपल में, यानी मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, या फिर फ्यूचर सिंपल में, यानी विल और शैल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोवाइडिंग है ये आपका कंडीशनल वर्ड है। कंडीशनल क्लॉज जो होता है उसमें कंडीशनल वर्ड होता है। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला जो क्लॉज है, वाक्यांश है, इसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट सिंपल। और ये रिजल्ट है, तो रिजल्ट में फ्यूचर सिंपल लगा हुआ है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो इसको चेंज करेंगे, या यहाँ पर भी आपने फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया, तो प्रेजेंट सिंपल में आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडीज़, ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल। और प्रोवाइडिंग जो है, इसको हमें जो अप्रोप्रिएट कंडीशनल वर्ड है वो है प्रोवाइडेड। तो ये हो जाएगा प्रोवाइडेड शी स्टडीज़ हार्ड शी विल पास द एग्ज़ाम। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है दोस्तों? पार्ट ए में एरर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट, अगेन एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है। सेंटेंस का वो भाग हमें ढूंढना है जिसमें एरर है, गलती है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस पूरा सही है तो हम लोग जो है इसको नो एरर आंसर मार्क करेंगे। No one heard anything about him since he left India for good। कह रहा है कि उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना है जब से उसने भारत छोड़ा है। दोस्तों, ये यहाँ पर since जो है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। जब भी since एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह यूज़ होता है तो जो इसके साथ क्लॉज जुड़ता है उसमें पास्ट सिंपल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट सिंपल है। लेकिन जो प्रायर पहले वाला जो इससे क्लॉज होता है उसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का या प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। तो करेक्ट होगा नो वन हैज़ हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों? पार्ट ए। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी सिंस को एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह हम लोग यूज़ करते हैं
तो जो रिजल्टेंट क्लॉज है इसमें पास्ट सिंपल का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एसएससी का फेवरेट है, बार बार पूछते रहते हैं। यहाँ पास्ट सिंपल का यूज़ होगा सेकंड फॉर्म का, और जो इससे पीछे वाला क्लॉज है उसमें या तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे, या फिर यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी इज एम आर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर उचित हमें शब्द लिखना है। कह रहा है आफ्टर इनिशियल सेटबैक ऑल डैश प्रोग्राम्स वर सक्सेसफुल ड्यू टू द इनिशिएटिव ऑफ द न्यू डायनेमिक टीम। कह रहा है शुरुआत में सेटबैक मिला। सेटबैक का मतलब होता है कि फेलियर होना, असफलता। तो कह रहा है शुरुआती असफलता के बाद जितने भी प्रोग्राम थे वो सारे सफल थे, और उनमें जो है जो नई ऊर्जावान टीम थी उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बढ़िया हुई। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोग्राम्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें यहाँ एक शब्द लेना है। हम लोग जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, विशेषण। तो हमें यहाँ चार ऑप्शन में से एडजेक्टिव ढूंढना है। ये दोनों तो एडवर्ब है तो ये बाहर हो गए। कॉन्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है दोस्तों रिजल्टेंट, परिणाम स्वरूप, और सब्सिक्वेंट का मतलब होता है आने वाले या जो फॉलो करेंगे। तो आने वाले प्रोग्राम सफल थे, तो यहाँ पर उचित शब्द क्या होगा? सब्सिक्वेंट, कि जो आने वाले प्रोग्राम थे या उसके बाद जो प्रोग्राम हुए वो सारे सक्सेसफुल थे और उनमें बहुत ही बढ़िया काम हुआ। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइंड कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू डैश। ये कह रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात जानते हैं कि यदि एक बार आपने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे तो आप फिर पीछे नहीं हट सकते। तो पीछे हटने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा? बैक इन, बैकअप। दोस्तों बैकअप का तो मतलब होता है सपोर्ट, किसी को सपोर्ट देना, सहारा देना। बैक आउट का मतलब होता है दोस्तों पीछे हटना। तो यही सबसे अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है कि ये कह रहा है कि मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे कि अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया तो बैकआउट नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। नेक्स्ट, हमें एक वर्ड दिया है इमेंसिपेट। हमें इसका पर्यायवाची बताना है दोस्तों, सिनोनिम बताना है। दोस्तों इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त करना। इसका मतलब क्या होता है? मुक्त करना। कहाँ से मुक्त करना? तो दूसरे शब्दों में अपन बोल सकते हैं कैद से, कैद से मुक्त करना। इमेंसिपेट का और सिनोनिम क्या हो सकता है? एक्सोनरेट, फ्री, एब्सॉल्व, एक वर्ड लिख सकते हैं एक्विट, लिबरेट हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों कन्फाइन का मतलब क्या होता है? कैद करना। एलिवेट का मतलब होता है दोस्तों ऊपर चढ़ना, ऊपर करना किसी चीज को, ऊंचाई देना। लोथ का मतलब होता है दोस्तों हेट, घृणा। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए दोस्तों, एक और शब्द आ गया हुडविंक। इसका हमें अगेन सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। दोस्तों हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। हुडविंक का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो इसके लिए अपन बोलेंगे चीट, हम लोग बोल सकते हैं ट्रिक, हम लोग बोल सकते हैं डिसीव। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
दोस्तों निगेट का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना करना। अनवील का मतलब होता है पर्दाफाश करना। इसके लिए रिवील भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए दोस्तों, अब इस बार हमें अपोजिट बताना है, यानी विलोम शब्द। दोस्तों ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं स्टबर्न, हम लोग बोल सकते हैं एडेमेंट, हम लोग बोल सकते हैं रिजिड। ये इसके सिनोनिम हैं सारे, जिद्दी बोलते हैं हिंदी में। दोस्तों एग्रेवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना। ऑफेंसिव का मतलब होता है दोस्तों इल मैनर्ड, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ख़राब है, तौर तरीका सही नहीं है। ऑप्रेसिव का मतलब होता है दोस्तों दमनकारी, जो लोगों को हैरेस करे, उनको दबाए। डोसाइल का मतलब होता है दोस्तों शाय, शर्मीला टाइप, जो आसानी से किसी की बात मान ले। तो डोसाइल हमारा आंसर हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट का मतलब है ज़िद्दी, जो बात नहीं मानता है। डोसाइल मतलब जो इजीली लोगों की बात मान ले। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड हो सकता है सबमिसिव। सबमिसिव जो है ये डोसाइल का सिनोनिम है, पर्यायवाची है। अगला देखिए दोस्तों, एक मुहावरा दे रखा है स्टिक टू हिज गन्स। इसका क्या आंसर हो सकता है? दोस्तों स्टिक टू हिज गन्स का मतलब होता है अपने निर्णय पर टिके रहना, अपने निर्णय पर टिके रहना। तो यहाँ आंसर आ जाएगा मेंटेन हिज ओन ओपिनियन। 83 में बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के स्थान पर, मतलब इन प्लेस ऑफ। 84 में ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो स्पेलिंग हमें बतानी है जो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों सर्कुटस का मतलब होता है घुमावदार, तो सर्किट और फिर उसमें OUS लग के एडजेक्टिव बन जाएगा। तो सर्क्यूटस, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक शब्द में क्या बोलेंगे? कह रहा है दोस्तों मेंबर ऑफ ए ट्राइब दैट वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विथ नो फिक्स्ड होम। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो किसी ट्राइब या कबीले से जुड़ा हुआ है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और जिसका कोई फिक्स घर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग नोमैड बोलते हैं दोस्तों। हिंदी में बोलते हैं बंजारा। हिंदी में क्या बोलते हैं? बंजारा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ शब्द है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है? दरिद्र। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या है? दरिद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 87। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? तो दोस्तों डू है मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल को जब हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए इज है और थर्ड फॉर्म है, तो ये बनेगा इज वॉट आई मीन अंडरस्टूड बाई यू। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई के साथ इसको जोड़ देंगे
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेक करना है कि डायरेक्ट में है क्या, और अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में, नहीं तो उसको चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको कंजंक्शन नज़र आ रहा है दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगेगी, वो सब जगह है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, वुड लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं नरेशन में क्या होता है, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको शैल और विल मिला हुआ है तो शैल और विल जो है इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वुड में चेंज होते हैं। तो हमें देखना है शैल और विल कहाँ पर है। तो यहाँ पर विल है, यहाँ पर शैल है। वुड नहीं हो सकता, कैन नहीं हो सकता, तो बी और डी तो पिक्चर से बाहर हो गए। अब या तो ए आंसर होगा या सी होगा। दोस्तों सी में है विल और यहाँ पर है शैल। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, वी जो है उसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, शैल का, और यहाँ नो वन के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं विल का। लेकिन यहाँ पर देखिए नन दे रखा है, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारा जो एप्रोप्रिएट शब्द है वो है नो वन। तो नन जो है वो प्लूरल के लिए आता है और नो वन आता है सिंगुलर के लिए। तो इस कारण सी भी गलत हो गया। बचा कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अंडरलाइंड वर्ड को देखना है कि क्या ये सही है क्या। अगर नहीं सही है तो चेंज करेंगे। कह रहा है द इंटरव्यू केम अलाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। ये कह रहा है कि जो इंटरव्यू है उसका लाइव प्रसारण शुरू हुआ सैटेलाइट के द्वारा, कहाँ से, हॉलीवुड से। तो किसी चीज़ का लाइव होना, केम अलाइव का तो मतलब होता है कि किसी चीज़ का जिंदा होना, जबकि हम लोग जिंदा होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं लाइव होने की। तो यहाँ पर केम एज लाइव, केम अप लाइव, केम लाइव, नो इम्प्रूवमेंट, केम लाइव कि वो इंटरव्यू जो है वो उसका लाइव प्रसारण कहाँ से शुरू हुआ, हॉलीवुड से शुरू हुआ सैटेलाइट की मदद से। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट टू हिम नो वन कुड आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है कि उसके अलावा जो है कोई भी जवाब नहीं दे पाया था। तो उसके अलावा या किसी के अलावा, इसके लिए सही फ्रेज क्या है, तो इसके लिए सही फ्रेज है दोस्तों एक्सेप्ट फॉर हिम, कि उसके अलावा। तो एक्सेप्ट टू हिम नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर हिम, कि उसके अलावा जो है वो कोई भी जो है सवाल का जवाब नहीं दे पाया था। नेक्स्ट शब्द आ गया दोस्तों पेंडेमोनियम। ये अपोजिट बताना है दोस्तों। पेंडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, और क्या बोल सकते हैं, उथल पुथल। तो दोस्तों शोरगुल, उथल पुथल, डिस्टरबेंस, टर्ब्यूलेंस, ये तो सारे इसके क्या है, सिनोनिम। अपोजिट क्या हो जाएगा, शांति, ठीक है, सामंजस्य। तो हार्मनी जो है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। टर्ब्यूलेंस इसका सिनोनिम है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना, अप्रोर का भी मतलब होता है शोरगुल। तो ये सारे सिनोनिम की तरह काम करेंगे। हार्मनी जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, वो शब्द बताइए जिसके लिए ये वाक्य उपयोग में लिया जा सकता है। कह रहा है समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुख या निराशा लेकर के आए, उसको अपन बोलते हैं अपीलिंग। रिमार्केबल का मतलब होता है दोस्तों शानदार, और मिस्चीवियस का मतलब होता है बदमाश। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हमें वो स्पेलिंग बतानी है दोस्तों जो गलत हो। दोस्तों कॉन्जियर की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, इंट्रीग की सही है, समन्स की सही है। फॉरेनर की स्पेलिंग गलत है दोस्तों। फॉरेनर की सही स्पेलिंग होगी FOREIGN, फॉरेन, और फिर ER लग जाएगा। फॉरेनर का मतलब होता है दोस्तों विदेशी। तो बी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर है। 94 में देखिए दोस्तों, जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें सही क्रम क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो है कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी, लास्ट संडे। कह रहा है पिछले रविवार, आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, मैं देर रात घर से जो है घर लौटा था। आई वॉज शॉक टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, क्योंकि जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका घर अनलॉक्ड था, ताला नहीं था।
आई रैन इन साइड इन फियर दैट माई हाउस हैज़ बीन रॉब्ड। मैं अंदर भागा भय से कि मेरा घर जो है उसमें कहीं चोरी तो नहीं होगी। और बी आ जाएगा कि मैं काफ़ी आश्चर्यचकित था जब मैंने देखा कि मेरा बेटा, जिसके पास एक दूसरी और चाबी थी, मेरी अनुपस्थिति में आया था। तो ऑप्शन ए जो है अपना यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। कहानी का क्रम हमें बताना था। बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं इस कहानी को कैसे जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत जो है यहाँ प्रॉपर नाउन के जगह कॉमन नाउन एक दे दिया गया है, डॉग। तो कह रहा है एक डॉग जो है उसने एक मीट का टुकड़ा चुराया किसी कसाई की दुकान से। यहाँ से कहानी की शुरुआत होगी। और जब फिर उसके बाद में वो जो है एक नदी क्रॉस कर रहा था तो उसने अपनी छाया देखी, किसमें? नदी के अंदर। ठीक है, किसने? उस डॉग ने। तो जब वो नदी में उसने अपनी छाया देखी तो क्या हुआ, उसको लगा कि एक और डॉग है जिसके पास एक और मीट का टुकड़ा है। तो उसने जो है अपने आप को ज़्यादा सयाना समझा और उसके वो दूसरा मीट का टुकड़ा छीनने के चक्कर में जो उसके पास मीट का टुकड़ा था वो भी उसका नदी में गिर गया। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी सिंपल कहानी है। तो यहाँ पर बी, सबसे पहले मीट का टुकड़ा चुराया, फिर नदी पार कर रहा था तो अपनी परछाई उसमें देखी, उसे लगा कि कोई दूसरे टुकड़े के पास मीट का टुकड़ा है, वो लेने की कोशिश में खुद का गिरा दिया। तो बी करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, ये एक क्लोज टेस्ट आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको पूरा पढ़ते हैं और फिर जो भी उचित शब्द है वो लगाते हैं। कह रहा है वाटर ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कौन कौन सी अवस्था में अपने को यहाँ पर मिलते हैं? तो वो अपने को गैसीय, तरल और ठोस तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो आपके क्या है, दो एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है वो है वाटर। इसके बारे में बात हो रही है कि वाटर एक ऐसा तत्व है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं। किसमें? गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। तो वाटर इज सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। तो सब्जेक्टिव पार्ट वाटर सिंगुलर है तो यहाँ पर एग्जिस्ट्स आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एग्जिस्ट्स आ जाएगा। एग्जिस्ट का मतलब कोई चीज़ रहना। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। लास्ट का मतलब बने रहना। सर्वाइव का मतलब जिंदा रहना। तो एग्जिस्ट यहाँ पर उचित हो जाएगा कि जल जो है वो रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पानी रहता है। इट इज़ डैश ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल कंपाउंड्स। ये कह रहा है कि पानी जो है वो सबसे ज़्यादा और आवश्यक कंपाउंड्स में से एक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनमें से एक कौन है? जल है। तो इसमें आ जाएगा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल एंड एसेंशियल, आगे डैश कंपाउंड्स, बाई कंपाउंड्स, ऑफ कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स, फॉर कंपाउंड। दोस्तों किसी चीज़ को रिलेट करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन से प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है? ऑफ का। तो यहाँ आ जाएगा कि भाई वो जो है कंपाउंड्स जितने भी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड्स में से एक है। आगे है ए टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। रूम टेम्परेचर पे अगर बात करें तो पानी जो है उसमें ना कोई गंध होती है ना कोई रंग होता है। इट हैज़ द इम्पॉर्टेंट डैश टू डिजॉल्व। इम्पॉर्टेंट क्या है उसमें? प्रोफिशिएंट है, नैक है, कॉम्पिटेंस है, एबिलिटी है, क्षमता है। पानी में ये एक क्षमता है, इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है कि वो बहुत सारे दूसरे पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है। लास्ट में क्या आ जाएगा? इंडीड द डैश ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज एसेंशियल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि पानी के अंदर ये जो उसका मल्टीपल क्वालिटी है कि वो बहुत सारे एलिमेंट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है, ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मदद करती है। तो इसकी ये जो वर्सिटैलिटी है, वर्सिटैलिटी का मतलब जो अलग अलग काम परफॉर्म कर सके उसको वर्सिटैलिटी बोलते हैं। तो इसकी वर्सिटैलिटी जो है ये बहुत ज़्यादा
हेल्प करती है किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो पूरा देखें, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।